हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीप लर्निंग। और आज का हमारा टॉपिक है लिबरलिज्म। इसको इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से देखना। तो आइए शुरू करते हैं। Liberalism is a defining feature of modern democracy, illustrated by the prevalence of the term liberal democracy as a way to describe countries with free and fair elections, rule of law and protected civil liberties। तो अब लिबरलिज्म का जो फीचर है, मेन फीचर क्या है अगर वो देखा जाए तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, रूल ऑफ लॉ और प्रोटेक्टेड सिविल लिबर्टीज़। तो रूल ऑफ लॉ यहाँ पे क्या है, एक डॉक्यूमेंट होगा, एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उसके तहत देश को चलाया जाएगा। प्रोटेक्टेड सिविल लिबर्टीज़ होंगी, जो सिविल लिबर्टीज़ हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई एक इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा जो ये देखेगा कि जो स्टेट है अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना करे। However, liberalism when discussed within the realm of IR theory has evolved into a distinct entity of its own। अब अगर हम लिबरलिज्म को इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ये यहीं तक लिमिट नहीं रहता, यही तीन फीचर्स तक लिमिट नहीं रहेगा। Liberalism contains a variety of concepts and arguments about how institutions, behaviors, and economic connections contain and mitigate the violent power of states। तो यहाँ पे important है mitigate the violent power of states। अब जो state हैं रियलिज्म में हम देखते हैं कि स्टेट एनार्की में विश्वास करते हैं, वॉर में बिलीव करते हैं। तो अब इसको रोकने के लिए कि स्टेट तुरंत वॉर पे ना आ जाएं, इसको रोकने के लिए कुछ इंस्टीट्यूशन को बनाए गए हैं वर्ल्ड लेवल पे जो काम करते हैं, और वो तो इनके बिहेवियर को चेंज करते हैं स्टेट्स के कैसे इकोनॉमिक कनेक्शंस के द्वारा। अब जैसे देख लीजिए IMF है, वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब कंट्रीज़ को लोन्स प्रोवाइड कराती हैं। वर्ल्ड बैंक और IMF और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये ट्रेड को फैसिलिटेट करती है कंट्रीज़ के बीच में। तो अब जब कनेक्शन हो जाता है एक दो स्टेट का और बड़े-बड़े ट्रांज़ैक्शन होने लगते हैं, तो फिर जो वॉर का सिनेरियो है वो बहुत नेग्लिजिबल हो जाता है। तो इसलिए जो ये संगठन हैं जो वर्ल्ड लेवल पे काम कर रहे हैं, इनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट्स मोर फैक्टर्स इनटू आवर फील्ड ऑफ व्यू, स्पेशली अ कंसिडरेशन ऑफ सिटीजन्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो अब ये रियलिज़म के कंपैरिज़न में दो और पॉइंट ऑफ व्यू ऐड करता है किसके, सिटीजन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के। इसका कहना है कि सिटीजन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं किसी भी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी में, और एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ कैसा रिलेशन होगा इसमें भी ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। मोस्ट नोटेबली लिबरलिज्म हैज़ बीन द ट्रेडिशनल फॉइल ऑफ रियलिज्म इन IR थ्योरी। अब लिबरलिज्म और रियलिज्म ऑपोजिट व्यूज़ प्रेजेंट करते हैं एज इट ऑफर्स अ मोर ऑप्टिमिस्टिक वर्ल्ड व्यू। अब लिबरलिज्म जो है वो ऑफर करता है एक ऑप्टिमिस्टिक वर्ल्ड व्यू। वो कहता है कि फ्री ट्रेड और इंस्टीट्यूशंस और के बनाने से ये जो वॉर और अनार्की वाला सिनेरियो जो क्रिएट किया है रियलिज्म ने, उसको हम हटा सकते हैं। लेकिन जो रियलिज्म वाले हैं वो बिलीव करते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे कोई संगठन नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसको एक कंट्री या नेशन जब किसी कॉन्फ्लिक्ट में हो या किसी परेशानी में हो तो उसको कॉल कर सकता है अपनी हेल्प के लिए। तो ग्राउंडेड इन अ डिफरेंट रीडिंग ऑफ हिस्ट्री टू दैट फाउंड इन अ रियलिस्ट स्कॉलरशिप। तो अब ये दो डिफरेंट थ्योरीज़ हैं जो कि कॉन्ट्रास्ट करती हैं एक दूसरे से। एक बिलीव करती है, रियलिज्म बिलीव करती है पेसिमिस्ट व्यू में, लिबरलिज्म बिलीव करती है ऑप्टिमिस्टिक लिबरलिज्म के बारे में। लिबरलिज्म इज बेस्ड ऑन द मोरल आर्ग्यूमेंट दैट इंश्योरिंग द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सन टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी इज द हाईएस्ट गोल ऑफ गवर्नमेंट। तो अब हाईएस्ट गोल ऑफ गवर्नमेंट क्या है, लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना। ये किस रूल ऑफ गवर्नमेंट में हो सकता है, ये डेमोक्रेसी में हो सकता है, इसका मैक्सिमम फॉलो डेमोक्रेसी में किया जा सकता है। A political system characterized by unchecked power such as monarchy or a dictatorship cannot protect the life and liberty of its citizens। तो ये सही है कि अगर मोनार्की और डिक्टेटरशिप या फासिस्ट या फिर अथॉरिटेरियन रूल होगा तो वो लाइफ और लिबर्टी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा पूरी तरीके से। वो इंडिविजुअल राइट्स में इंटरफेयर करने लगता है और इस वजह से वो protect नहीं कर पाता। Therefore, the main concern of liberalism is to construct institutions that protect individual freedom while limiting and checking political power। तो अब लिबरलिस्ट जो बिलीव करते हैं वो कहते हैं कि अब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, सिविल लिबर्टीज़ को, लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक इंस्टीट्यूशंस का होना बहुत ज़रूरी है। इंस्टीट्यूशन एक नेशनल लेवल पे हो सकते हैं, जैसे जुडिशरी को देख लीजिए, वो भी एक इंस्टीट्यूशन है जो
चेक करता है स्टेट की पावर को कि वो इंटरफेयर ना करें एक सिटीजन के राइट्स में। अब यही इंस्टीट्यूशन एक ग्लोबल लेवल पे भी हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख लीजिए यूएन यूनाइटेड नेशंस, यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसके बाद है आईसीजे और आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। और तो ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं जिससे कि स्टेट को गवर्न किया जा सके, उनकी पावर को चेक किया जा सके कि वो ग्लोबल लेवल पे कुछ ऐसा ना करें कि वो सबके लिए हार्म हो। तो while these are issues of domestic politics, the realm of IR is also important to liberals because the state's activities abroad can have a strong influence on liberty at home. अब states abroad में कैसा एक state कैसा फंक्शन कर रहा है और उसके रिलेशंस कैसे हैं दूसरी कंट्रीज के द्वारा, तो वो भी इन्फ्लुएंस करता है लिबर्टी एट होम पे। अब जो हम लोग हैं, मान लीजिए कि हमारी कंट्री है, अगर वो किसी दूसरी कंट्रीज से जाके उसका रिलेशन ख़राब हो जाता है और दोनों में वॉर जैसा सिनेरियो क्रिएट हो जाता है, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है कि हमारी जो लिबर्टी होगी, वो कहीं न कहीं कर्व हो जाएगी। उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। लिबरल्स आर पर्टिकुलरली ट्रबल्ड बाय मिलिटरिस्टिक फॉरेन पॉलिसीज़। तो अब जो मिलिटरिस्टिक फॉरेन पॉलिसीज़ हैं, लिबरल्स को इनसे दिक्कत होती है। द प्राइमरी कंसर्न इज़ दैट वॉर रिक्वायर्स स्टेट्स टू बिल्ड अप मिलिट्री पावर। अब जो वॉर है, वो कहता है कि जो मिलिट्री पावर है उसको बढ़ाई जाए, और इसको सपोर्ट कौन करता है? रियलिज़्म वाली थ्योरी इसको सपोर्ट करती है, क्योंकि वो बिलीव करती है एनार्की में वॉर कभी भी ब्रेक आउट हो सकता है। तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए जो मिलिट्री है उसको बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनके कहने के हिसाब से। लेकिन जो लिबरल्स हैं वो इसके ऑपोजिट में बिलीव करते हैं। वो कहते हैं कि दिस पावर कैन बी यूज्ड फॉर फाइटिंग फॉरेन स्टेट्स। ये तो सही है कि जो मिलिट्री पावर हम बना रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, वो दूसरी फॉरेन पावर से प्रोटेक्ट करने के लिए सही है, बट इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू ऑपरेस इट्स ऑन सिटीजन्स। और लेकिन फिर ये भी उनका कहना है कि उसी पावर का, उसी मिलिट्री पावर का यूज़ अपने ही सिटीजन को ऑपरेस करने के लिए किया जा सकता है। का यूज़ वॉर के लिए तो किया ही किया जाता है, लेकिन उतना ही यूज़ सिटीजन्स के खिलाफ भी होता है जब वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। और this for this reason political systems rooted in liberalism often limit military power by such means as ensuring civil control over the military। तो इसीलिए जो लिबरलिज्म वाले जो होते हैं वो ये बिलीव करते हैं कि मिलिट्री पावर पर चेक लगना चाहिए, मतलब उनको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए एक लिमिट के बाद, जिससे कि जो सिविलियन कंट्रोल है उनका सिविलियन कंट्रोल मिलिट्री पर बना रहे। Territorial expansion or imperialism. When states seek to build empires by taking territory overseas are especially disturbing for liberals. अब territorial expansion और imperialism, ये liberals जो हैं वो मना करते हैं। territorial expansion क्या है कि दूसरी किसी कंट्री के टेरिटरी पे इन्वेड कर देना और उस पे अपना बता देना उसको। इम्पीरियलिस्ट थिंकिंग क्या है? व्हेन स्टेट सीक्स टू बिल्ड एम्पायर्स बाय टेकिंग टेरिटरी ओवरसीज। जो ब्रिटिश एम्पायर ने किया था, इम्पीरियलिस्ट थे वो, उन्होंने कॉलोनियल रूल चलाया, अपने कॉलोनीज बनाई, अफ्रीका, एशिया, हर जगह कॉलोनीज बनाई। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो लिबरल्स को डिस्टर्ब करती हैं। नॉट ओनली टू एक्सपेंशनिस्ट वॉर स्ट्रेंथन द स्टेट at the expense of the people, these wars also require long-term commitments to the military occupation and political control of foreign territory and peoples। अब जो ये वॉर्स हैं, एक्सपेंशनिस्ट वॉर, अब ये क्या करते हैं? कॉस्ट पे किसकी आते हैं? पीपल की कॉस्ट पे आते हैं, लेकिन ये किसको स्ट्रेंथन करते हैं? वो स्टेट को स्ट्रेंथन करते हैं। अब जो मिलिट्री पर्सन जो है वो एक कॉमन सिटीजन ही होगा, और जो वहाँ पे दूसरे टेरिटरी में गए हैं, तो वहाँ पे जो मनी स्पेंड हो रहा है वो किसका मनी है? वो टैक्स पेयर्स का है, वो भी सिटीजन का है। तो सारी चीज़ें, नुकसान जो है वो एक सिटीजन का हो रहा है, लेकिन जो स्ट्रेंथ क्या हो रही है? स्टेट बड़ा हो रहा है। अब यहाँ पे जब स्टेट का रूल है कि अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी ले लेगा हर जगह की, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो बहुत बड़ा एक एम्पायर बन जाएगा, और एम्पायर बन गया तो वहाँ पे जो रूल ऑफ सिटीजन और रूल ऑफ लॉ जो था, वो ज़ाहिर-सी बात है कि वो नहीं रहेगा। कहीं न कहीं वहाँ पे एक अथॉरिटेरियन रूल आ जाएगा, या फिर कोई फ़ासिस्ट रूल डेवलप हो जाएगा, जैसे जर्मनी और इटली में हो गया था, जब उन्होंने एक्सपेंशनिस्ट वॉर स्टार्ट किए थे, या जापान का देख लो, तो एक अलग ही रूल फिर स्टार्ट हो जाएगा, रूल ऑफ डेमोक्रेसी नहीं रहेगा।
Occupation and control require large bureaucracies that have interest in maintaining or expanding the occupation of foreign territory. अब एक जाहिर सी बात है, जब आप दूसरे कंट्रीज को अपने अंडर में लेंगे तो उसको चलाने के लिए भी आपको एक ब्यूरोक्रेसी लानी ही पड़ेगी। तो आपकी कंट्री में एक ऑलरेडी है, फिर उसके लिए एक अलग लानी पड़ेगी, और उन सब का खर्चा कौन उठाएगा? वो स्टेट उठाता है। स्टेट कैसे उठाएगा? वो अपने सिटीजन जो टैक्स पेयर्स मनी है उससे उठाएगा। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, लिबरल्स कहते हैं, वो एक कॉमन सिटीजन का होता है। अगर उतना ही पैसा, उतना ही एफर्ट उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगा दिया जाए तो कहीं न कहीं जो वो स्टेट है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, और सिटीजन्स की जो कंडीशंस हैं वो काफ़ी तहत तक बहुत अच्छी हो जाएँगी। फॉर लिबरल्स देयरफॉर द core problem is how to develop a political system that can allow states to protect themselves from foreign threats without subverting the individual liberty of its citizenry। अब ये एक ड्रॉबैक है इस थ्योरी का, लिबरलिज्म का, और यही एक पॉइंट है जहाँ पे जो अलग थ्योरिस्ट हैं, वो जो अलग थ्योरीज में बिलीव करते हैं, वो क्रिटिसाइज़ करते हैं कि जो लिबरल्स हैं वो ये तो मानते हैं कि मिलिट्री को एक्सपेंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो थ्रेट है सिटीजन्स के राइट्स के लिए। स्टेट यूज़ कर सकता है कभी भी उन्हें सप्रेस करने के लिए। लेकिन वॉर तो ऐसा तो है नहीं कि अब ये थ्योरी बन गई तो अब वॉर होगा ही नहीं। वॉर तो कभी भी ब्रेकआउट हो सकता है, कभी भी एस्केलेट हो सकता है, जैसे अभी इंडिया और चाइना के बीच में हुआ था। तो ये कभी भी हो सकता है, इसके लिए एक रेडी आर्मी भी चाहिए, और वो ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे जो नेबर्स हैं उनकी नंबर्स कितने हैं आर्मी के, और उनके रेशियो में ही अपना भी बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिबरल्स का क्रिटिसिज़्म होता है कि, और यहाँ पे इनको अभी सोचना पड़ेगा, और सोचना पड़ेगा कि कैसे जो एक स्टेट है वो आर्मी भी ना बिल्ड करे और वो फॉरेन थ्रेट्स को अवॉइड कर सकते हैं। उनसे जो फॉरेन थ्रेट्स हैं, जो उनको डिटर करके जो प्रॉब्लम्स हैं, मैटर्स हैं, उनको सॉल्व किया जा सके। द प्राइमरी इंस्टीट्यूशनल चेक ऑन पावर इन लिबरल स्टेट इज फ्री एंड फेयर इलेक्शंस बाय विच द पीपल कैन रिमूव देयर रूलर्स फ्रॉम पावर, प्रोवाइडिंग अ फंडामेंटल चेक ऑन द बिहेवियर ऑफ द गवर्नमेंट। अब जो प्राइमरी इंस्टीट्यूशनल चेक है वो एक कंट्री के अंदर वो फ्री और फेयर इलेक्शंस हैं। डेमोक्रेसी में हमें पता है फ्री और फेयर इलेक्शंस ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, विच द पीपल कैन रिमूव। अब जो कि अगर ये बताता है कि रूल ऑफ पीपल चल रहा है, पीपल कैन रिमूव देयर रूलर्स फ्रॉम पावर, प्रोवाइडिंग अ फंडामेंटल चेक ऑन द बिहेवियर ऑफ द गवर्नमेंट। तो अब वो जो पीपल हैं, वो डेमोक्रेसी में ये होता है फॉर द पीपल बाय द पीपल। तो अब अगर लोगों को पसंद नहीं आया तो उन्होंने रूल को हटा दिया, अगर पसंद आया तो वो चल रहा है। A second important limitation on political power is the division of political power among different branches and levels of government, such as a parliament, congress, an executive and a legal system। तो अब जो second most important feature है एक political एक डेमोक्रेसी का, वो है कि लिमिटेशन ऑन पॉलिटिकल पावर। जो स्टेट की एक पावर है उसको लिमिट कर दिया जाए। अब इसको लिमिट करने के लिए कैसे होगा? मान लीजिए एक नेशन है, अब वहाँ पे खाली एक प्राइम मिनिस्टर को बना दिया गया, अब उसके पास सारी पावर्स हैं, तो वो क्या करेगा? वो अपनी मर्जी से उस पर राज करेगा। जो भी पॉलिसीज़ निकाल दी, आपके पास कुछ है नहीं आपके राइट्स बचाने के लिए, तो आप कहाँ जाओगे? अगर पार्लियामेंट ने रूल पास कर दिया और आपको पसंद नहीं आया, ग्रुप ऑफ कम्युनिटी को पसंद नहीं आया, तो वो कहाँ जाएँगे? किससे शिकायत करेंगे? गवर्नमेंट से शिकायत करी तो वो उन्हें तो मानना नहीं, उन्होंने तो पास कर दिया। तो इसके लिए इन्होंने डिफरेंट ब्रांचेस बनाई, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट किया, जिसको कहा जाता है फेडरल स्ट्रक्चर। तो सच एज़ पार्लियामेंट कांग्रेस, या फिर पार्लियामेंट एक हो गया, एक एग्जीक्यूटिव हो गया और एक लीगल सिस्टम हो गया। तो अब पार्लियामेंट जहाँ पे पॉलिसीज़ बनाई जाएँगी, एग्जीक्यूटिव जो होगा जो उन पॉलिसीज़ को रन करेंगे, और लीगल सिस्टम जो हो गया, अगर आपको वो पॉलिसीज़ पसंद नहीं आई इम्प्लीमेंट करने के बाद, तो आप इस यहाँ पे लीगल सिस्टम पे जा सकते हैं और कंप्लेन कर सकते हैं, और ये लीगल सिस्टम है, ये आपके भी राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा कि जो आपके इंडिविजुअल राइट्स हैं, फ्रीडम एक्सप्रेशन के, तो उन पे जो स्टेट है वो इम्पिंज ना करे, उन पे रोक ना लगाए। दिस अलाउज फॉर चेक्स एंड बैलेंसेस इन द यूज़ ऑफ पावर। तो और ये बताता है कि चेक्स एंड बैलेंसेस पावर के लिए, एक स्टेट को बनाने के लिए चेक्स एंड बैलेंसेस का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि ये 3 पिलर्स बनाते हैं, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव एंड लीगल सिस्टम। ये लीगल सिस्टम जो है वो इन दोनों को बैलेंस करके चलता है। डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी पे ये
इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी इज परहैप्स द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीब्यूशन लिबरलिज्म मेक्स टू आईआर थ्योरी। अब जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीब्यूशन है लिबरलिज्म का वो है डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी। इट असर्ट्स दैट डेमोक्रेटिक स्टेट्स आर हाईली अनलाइकली टू गो टू वॉर विद वन अनदर। अब इसका कहना है कि जो डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं वो बहुत ही कम चांसेस हैं कि वो एक दूसरे के खिलाफ वॉर करें, एक दूसरे के साथ वॉर करें। ऐसा हिस्ट्री में भी आप देख सकते हैं कि दो डेमोक्रेटिक कंट्रीज कभी आपस में वॉर पे नहीं गई, कोई न कोई एक डिफरेंट आइडियोलॉजी में बिलीव करती रही होगी। फॉर एग्जांपल अगर आप जर्मनी को देख लें या फिर उसके पड़ोस के देश को देख लें तो इनमें आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट रहता है, तभी वो दो कंट्रीज वॉर पे जाती हैं। देयर इज अ टू पार्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फिनोमिना। अब इसके दो पार्ट हैं। फर्स्ट, डेमोक्रेटिक स्टेट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय इंटरनल रिस्ट्रेंट्स ऑन पावर एज डिस्क्राइब्ड अबव। अब डेमोक्रेटिक जो स्टेट हैं उन पे इंटरनल रिस्ट्रेंट्स होती हैं। किसकी रिस्ट्रेंट्स होती हैं, कैसी रुकावट होती है? एक तो सिटीजन्स की रुकावट, क्योंकि वो डेमोक्रेटिक क्वालिटीज़ में बिलीव करते हैं। फॉर एग्जांपल राइट्स फॉर एवरीवन, इक्वल इक्वालिटी वाला राइट, फ्रेटर्निटी वाला as described above. Second, democracies tend to see each other as legitimate and unthreatening and therefore have a higher capacity for cooperation with each other than they do with non-democracy. अब जो democracies हैं वो ये देखती हैं कि जो दूसरी democracies है उसको वो unthreatening मानती हैं कि इससे हमें कोई खतरा नहीं है, ये भी हमारी ही आइडियोलॉजी में बिलीव करती हैं और ये भी रूल ऑफ लॉ चलाती हैं। तो जाहिर सी बात है अगर ये कोई न कोई गलत काम करना चाहेंगे तो इनके जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो लीगल सिस्टम है, वो कहीं न कहीं इन पे चेक्स एंड बैलेंसेस लगा के इन पे रोकेगा। जो सिटीजन्स हैं वो असर्ट करेंगे दूसरों के राइट्स के लिए भी, अगर वो उन पर इम्पिंज करेगा तो। तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड हिस्टोरिकल केस स्टडीज प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी बट सेवरल इश्यूज कंटिन्यू टू बी डिबेटेड। अब इसमें भी बहुत सारे डिबेट आ रही है कि डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी ऐसा नहीं है कि ये एकदम सही ही है। इसको कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी इज अ रिलेटिवली रीसेंट डेवलपमेंट इन ह्यूमन हिस्ट्री। जो डेमोक्रेसी है ये अभी बहुत न्यू है। अगर आप देखेंगे तो ये 19th सेंचुरी से आया होगा। डेमोक्रेसी इज अ रिलेटिवली रीसेंट डेवलपमेंट इन ह्यूमन हिस्ट्री। तो और इससे पहले जो रूल ऑफ लॉ चल रहा था डिफरेंट कंट्रीज में, अनार्की, ऑटोक्रेसी, ओलिगार्की, यही सब चल रहा था। तो अब आपके पास इतना प्रूफ नहीं है कि आप इतना कॉन्क्रीटली कह सको कि जो डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी है वो सही होगी, क्योंकि आपके पास एविडेंस कम है। दिस मीन्स देयर आर फ्यू केसेस ऑफ डेमोक्रेसीज हैविंग द अपॉर्चुनिटी टू फाइट वन अनदर। जिसका मतलब अभी ज़्यादा से ज़्यादा 200 साल हुआ है, 200-300 साल हुआ होगा डेमोक्रेसी को आए हुए। तो अब अभी इतना हमारे पास एविडेंस नहीं है कि तो डेमोक्रेसी कभी कॉन्फ्लिक्ट में एक दूसरे के आमने सामने आई हों। सेकंड, वी कैन नॉट बी श्योर वेदर इट इज ट्रूली अ डेमोक्रेटिक पीस और वेदर सम अदर फैक्टर्स कोरिलेट विद डेमोक्रेसी आर द सोर्स ऑफ पीस सच एज पावर, अलायंस, कल्चर, इकोनॉमिक्स एंड सो ऑन। अब जो दूसरा पॉइंट इसके खिलाफ, डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी के खिलाफ जो प्रेजेंट करते हैं वो ये है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये डेमोक्रेसी की ही वजह से ये कभी कॉन्फ्लिक्ट में ना आए हों। अदर फैक्टर्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं इसमें। फॉर एग्जांपल जैसे पावर, अलायंस, कल्चर, इकोनॉमी। अब कल्चर एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है एक दो कंट्री के बीच में। इकोनॉमिक्स जो ट्रेड रिलेशंस हैं वो कैसे हैं, अलायंसेस और उनके जो संधियाँ हैं जो एक दूसरे से अलायंस हैं वो कैसे हैं। अ थर्ड पॉइंट इज दैट व्हाइल डेमोक्रेसीज आर अनलाइकली टू गो टू वॉर विद वन अनदर, सम स्कॉलरशिप suggest that they are likely to be aggressive toward non-democracies, such as when the US went to war with Iraq in 2003. अब तीसरा पॉइंट जो इसके खिलाफ प्रेजेंट किया जाता है वो ये है कि जो डेमोक्रेसीज हैं वो ये तो सही है कि जो सिमिलर डेमोक्रेसी स्टेट्स हैं उनको थ्रेटनिंग मानती हैं, लेकिन जो नॉन डेमोक्रेसीज हैं जो डिफरेंट आइडियोलॉजीज में बिलीव करती हैं उनको वो बहुत एग्रेसिवली लेती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप इराक का वॉर देखेंगे, जैसे अफ़गानिस्तान को देख लीजिए और मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ को देख लीजिए, कैसे जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है वो कैसे दूसरी कंट्री को इन्वेड कर रही है, किस बेसिस पे इन्वेड कर रही है और उनको किस तरह पोर्ट्रे किया जा रहा है मीडिया में, कैसे फैसिलिटेट किया जाता है ग्लोबली।
So the spread of free trade and capitalism through the efforts of powerful liberal states. अब powerful liberal states के द्वारा इसका विस्तार किया जाता है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं, जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड बैंक है। तो अब इन सब का काम ये होता है कि एक इकोसिस्टम बना देना, एक ओपन मार्केट बना देना जहाँ पे सभी कंट्रीज आ सकें और नेगोशिएट कर सकें एक दूसरे से ट्रेड ट्रीटीज। और जैसे और जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनके लिए कुछ छूट दी जाए, जिससे कि वो भी इसमें इक्वली पार्टिसिपेट कर सकें इस इकोसिस्टम में, इस इकोनॉमिक सिस्टम में। और उनको ग्रांट्स दिए जाएँ जो भी फाइनेंशियली फाइनेंशियल कंडीशन या फिर इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रही हैं कंट्रियाँ, उनको भी कोई न कोई छूट दी जाए और उनको उस क्राइसिस से बाहर निकाला जाए। तो ये सारा काम जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का होता है, दिस सिचुएशन इज़ म्यूचुअली बेनिफिशियल एज़ अ हाई लेवल ऑफ ट्रेड बिटवीन स्टेट्स, डिक्रीज़ कॉन्फ्लिक्ट एंड मेक वॉर लेस लाइकली, सिंस वॉर वुड डिसरप्ट और कैंसल द प्रॉफिट्स ऑफ ट्रेड। अब क्या होता है कि हर कंट्री के लिए भाई प्रॉफिट ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री को भी देखें तो जो इम्पीरियलिस्ट जो टेंडेंसी डेवलप हुई थी यूरोपियन कंट्रीज़ में, वो ज़ाहिर-सी बात है प्रॉफ़िट को लेके हुई थी कि नई-नई टेरिटरीज़ को एक्सप्लोर करो, वहाँ से रॉ मटेरियल लाओ और अपनी यहाँ पे पैसे बढ़ाओ। तो इसी जो मेन जो होता है इकोनॉमिक बेनिफिट्स तो सबसे ज़्यादा मायने रखता है कंट्री के लिए। तो इसलिए जब ये इकोसिस्टम बनाया गया इकोनॉमिक सिस्टम, तो इसमें कंट्रीज़ को फ़ायदा होने लगा और वो ये सोचने लगी कि अगर वो फिर से अपनी वॉर पे गए, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़ को लेके आए, तो कहीं न कहीं उन पे नुकसान लग जाएगा। जैसे कि ट्रेड एम्बार्गो लग जाता है कंट्रीज़ पे, जैसे ईरान पे लग जाता है, सैंक्शन लगा दिया जाता है कि अब कोई भी कंट्री उससे ट्रेड नहीं करेगी और अगर करेगी तो फिर जो बाकी कंट्रीज़ हैं वो उसको बॉयकॉट कर देंगी। तो इसलिए जो कंट्रीज़ हैं वो अपनी इमेज को बचाने के लिए और इस इकोसिस्टम से बाहर ना जाने के लिए वो कोई एक अच्छा ही रास्ता चुनते हैं। तो वो वाला रास्ता वॉर वाला नहीं होता, और वॉर वाला सबसे लास्ट मेजर होता है। तो स्टेट्स विद एक्सटेंसिव ट्रेड टाइज़ आर देयरफॉर स्ट्रांगली इंसेंटिवाइज्ड टू मेंटेन पीसफुल रिलेशंस। तो अब एक्सटेंसिव ट्रेड टाइज़ हैं, अगर एक कंट्री का दूसरी कंट्री से, फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया बांग्लादेश का ले लो, अगर एक्सटेंसिव ट्रेड टाइज़ हैं तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो पीसफुल ही रिलेशन रहेगा, क्योंकि उनको पता होता है कि फिर हमारे जो ट्रेड हो रहा है इतना बड़े अमाउंट में, कहीं न कहीं उससे नुकसान होगा, उससे नुकसान होगा तो लोगों को नुकसान होगा, लोगों को नुकसान होगा तो वो गवर्नमेंट को कोसेंगे, तो और उसमें फिर डर रहेगा गवर्नमेंट को कि उसकी गद्दी जा सकती है। तो इसलिए वो इसी में बिलीव करते हैं कि वॉर को भाई छोड़ो और इकोनॉमिक बेनिफिट्स पे ज़्यादा ध्यान दो। बाय दिस कैलकुलेशन वॉर इज़ नॉट प्रॉफिटेबल बट डेट्रीमेंटल टू द स्टेट, और इसलिए वॉर प्रॉफिटेबल नहीं है और उसके लिए ये नुकसानदेह साबित हो सकता है। अब आते हैं कंक्लूजन पे। A core argument of liberalism is that concentrations of unaccountable violent power are the fundamental threat to individual liberty and must be restrained। अब जो एक core argument है liberalism का, वो ये कहता है कि concentration एक जगह पे जो पावर है उसको एक जगह पे concentrate करना, unaccountable पावर जो किसी को जवाबदेही ना करे, तो उस पावर को एक जगह concentrate करना वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है इंडिविजुअल लिबर्टी के लिए और उसको रोका जाना चाहिए। जैसे कि किसी एक पर्सन को खड़ा कर देना कि ये हमारा लीडर है। अब वो लीडर के क्या डिसीजंस होंगे वो आपको पता नहीं पसंद आते हैं या नहीं आते, तो आप उसको कैसे फिर उस पोजीशन से कैसे हटाओगे? तो उसके लिए आपको कोई न कोई एक इंस्टीट्यूशन बनाना है, जैसे कि पहले भी हमने बताया कि उसके लिए लीगल सिस्टम, जुडिशियरी सिस्टम को एस्टैब्लिश किया गया, जो कि चेक्स एंड बैलेंसेस वाला एक सिस्टम क्रिएट करना चाहिए एक हेल्दी एटमॉस्फेयर के लिए। द प्राइमरी मीन्स ऑफ रिस्ट्रेनिंग पावर आर इंस्टीट्यूशंस एंड नॉर्म्स एट बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लेवल। तो अब जो रिस्ट्रेनिंग पावर का इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सी हैं? वो इंस्टीट्यूशन और नॉर्म्स। इंस्टीट्यूशंस जैसे नेशनल लेवल पे ले लो, आप जुडिशरी को ले लो, और एनजीओज होते हैं बहुत सारे, वो भी इसमें काम करते हैं, और इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे आप देख लो यूएन काम कर रहा है। So at the international level, institutions and organizations limit the power of states by fostering cooperation and providing a means for imposing cost on states that violate international
एग्रीमेंट्स। और वही कि इंटरनेशनल लेवल पे कैसे फैसिलिटेट किया जाता है इस चीज़ को कि वॉर ब्रेकआउट ना हो और एक कंट्री दूसरी कंट्री से ट्रेड रिलेशंस में अच्छे तरीके से रहे और उसके अच्छे ट्रेड रिलेशन से उसको प्रॉफिट होगा और जब प्रॉफिट होगा तो ज़ाहिर-सी बात है वो कभी वॉर की तरफ नहीं जाएँगे या एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी या इम्पीरियलिस्ट पॉलिसी नहीं लेके आएँगे। और जो भी स्टेट उस ट्रीटी को वायलेट करेगा, उसके साथ क्या होगा, वो इम्पोज़िंग कॉस्ट ऑन स्टेट दैट वायलेट इंटरनेशनल, कोई कॉस्ट उस पे इम्पोज़ कर दी जाएगी, जैसे फाइनेंशियल सैंक्शंस लगा दिए जाएँगे कि आपको जैसे वॉर रेपरेशंस लगाया गया था जर्मनी पे और अदर कंट्रीज़ पे, ईरान पे ट्रेड एम्बार्गो लगा दिया गया कि कोई भी कंट्री उससे ट्रेड नहीं करेगी। तो ऐसे तरीके के जब इकोनॉमिक सैंक्शंस लग जाएँगे, तो वो कंट्री कहीं न कहीं खुद को फिर अपनी जो भी उसके डिसीजंस हैं उसको वो सोच समझ के लेना चालू कर देगा। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस आर particularly effective at fostering cooperation because of the substantial benefits that can be derived from economic interdependence। अब ज़ाहिर-सी बात है कि एक-दूसरे पे डिपेंडेंस होने से जो भी इकोनॉमिक बेनिफिट्स आ रहा है, तो उससे ज़ाहिर-सी बात है कि जो एक गवर्नमेंट है एक कंट्री की, वो जो ट्रेड रिलेशन से जो उसकी अ कमाई हो रही है और उसको वो अपनी स्टेट सब्जेक्ट्स पे, अपने सिटीज़न्स पे स्पेंड करता है और उनकी कंडीशंस को अपलिफ्ट करता है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उस गवर्नमेंट को लोग ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, तो कहीं न कहीं उसके लिए फ़ायदा है ये इकोनॉमिक बेनिफिट्स। और ये इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन के लिए फ़ायदा है कि इस इकोनॉमिक बेनिफिट्स के चलते इन कंट्रीज़ को बाइंड करके रखा जाए और इनको एक जगह पे रखा जाए जहाँ पे कम्युनिकेट कर सकें, नेगोशिएट कर सकें और पीसफुली एक एग्रीमेंट पर आएँ। So finally, liberal norms add a further limitation on the use of power by shaping or understanding of what types of behavior are appropriate। अब ये लिबरल नॉर्म्स और रूल्स हैं वो लिमिट करते हैं स्टेट के फंक्शनिंग पे, कैसे बाय अवेयरिंग एंड एजुकेटिंग अस वो हमारी अंडरस्टैंडिंग को बदलते हैं और हमें बताते हैं कि एक राइट स्टेट का बिहेवियर कैसा होना चाहिए अपने सिटीजन के लिए, अपने नेशन के लिए और ग्लोबली उसका क्या रोल होना चाहिए। Today it is clear that liberalism is not a utopian theory describing a dream world of peace and happiness as it was once accused of। तो अब जो पहले जो कुछ थ्योरिस्ट थे वो कहते थे कि ये लिबरलिज्म है वो यूटोपियन थ्योरी है कि वो एक सेट ऑफ बिलीफ्स हैं उसके जिसको मॉडर्न वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी आपने देखा जो भी है फेडरल स्ट्रक्चर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, राइट टू लिबर्टी, इक्वलिटी, प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो लिबरलिज्म लेके आई और इनको इम्प्लीमेंट भी किया गया और कॉन्स्टिट्यूशन में भी जगह दी गई। तब इसको यूटोपियन थ्योरी तो नहीं कहा जा सकता। तो आज का ये हमारा वीडियो था। मैं आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।